हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, पिछले क्लास हमारी हुई थी जेनेटिक्स को मैंने स्टार्ट किया था, जहां पर हम लोगों ने केवल इंट्रोडक्शन की बात की थी। बहुत अच्छा लगा, आपने सपोर्ट किया, खूब सारे व्यू आए और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन ही नहीं बल्कि उसके जो कॉमा, पूर्ण विराम, अर्ध विराम जो कुछ भी है वहां तक आपको ले चले। तो चलिए, जैसा कि आप देख ही रहे हैं पीछे कि आज हमारा यहाँ से सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेटा, एनसीईआरटी में अगर मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बाद की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर आप हेडिंग देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग बात करेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कई बार बच्चे बोलते हैं सर थोड़ी हिंदी बता दिया करो, तो इसकी हिंदी है बच्चों, एक जीन की वंशागति। ठीक है, अब तो हिंदी हो गई। क्या? एक जीन की वंशागति के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखा हुआ है, इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एक संकर संकरण, एक संकर संकरण। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक जीन की वंशागति या एक संकर संकरण की, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, बिना टाइम बर्बाद किए क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। लेकिन जल्दी से आप क्लास को लाइक कर लें, और अगर आप पहली बार हमारी क्लास के साथ जुड़े हैं तो देखिए, अगर आपको अच्छा लगे कि जुड़ना सही रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि क्लासें आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो चलिए बात करते हैं। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन, चूंकि देखो एक बात ध्यान रखो, ये चैप्टर बोर्ड का है, बोर्ड का भी ये चैप्टर है और नीट का भी चैप्टर है। 12th वाली बुक में एक बड़ी खास बात पढ़ाते समय हमें ध्यान रखनी होती है कि दोनों प्रकार के बच्चों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बोर्ड वाले का भी और इसका नीट वाले का भी, है ना। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारा है आपके साथ कि रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल की सफलता के कारण क्या थे। एक छोटा सा क्वेश्चन। देखो, पिछली क्लास में मैंने बात की थी, मेंडल एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। जो कुछ भी उसने किया बच्चों, वो बहुत सोच समझ के किया था। अब देखिए, यहां पर जो पहली बात है, आंसर कैसे लिखेंगे? ही सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, इसने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना। किसको चुना बेटा? मटर के पौधे को चुना। अब बात यह थी कि मटर के पौधे को ही क्यों चुना। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना, लेकिन क्यों चुना? कारण क्या था कि पी प्लांट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, सो सैंपलिंग साइज इज लार्ज विच गिव क्रेडिबिलिटी टू हिज डाटा। इस लाइन का बच्चों मतलब यह है कि मेंडल ने मटर के पौधे का इसलिए सिलेक्शन किया क्योंकि मटर के पौधे से बहुत सारे बीज एक ही बार में या एक सीजन में, एक जीवन काल में, एक जनन में बहुत सारे एक ही पौधे से या एक क्रॉस से बहुत सारे उसको बीज प्राप्त हो गए थे। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, सो सैंपलिंग साइज इज लार्ज विच गिव क्रेडिबिलिटी टू हिज डाटा। जब ज्यादा सारे बीज थे, बहुत सारे रिजल्ट थे, तो उससे क्या लाभ हो रहा था कि एरर आने की संभावना कम थी और जो
उसके वास्तविक रिजल्ट थे उसका डाटा बनाना आसान था। क्लियर हो गई बात। दूसरी बात बेटा क्या बताई मैंने कि ही स्टार्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंसीडरिंग सिंगल कैरेक्टर एट ए टाइम। ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि मेंडल ने क्या किया था कि मेंडल ने काम किया कि एक बार में एक लक्षण को ही क्रॉस कराया। बहुत सारे लक्षणों को नहीं लिया, तो जब एक एक लक्षण को बेटा लेकर के क्रॉस कराया तो अलग अलग जो परिणाम आए, बार बार वही परिणाम आए। तो इससे मेंडल के नियमों की या जो भी वो काम कर रहा था उसके शुद्धता की गारंटी हो गई। पहली बात क्या कि जिस पौधे को चुना वो क्या था, मटर था। अब मटर को इसलिए चुना क्योंकि उससे बहुत सारे बीज प्राप्त हो रहे थे। उन बहुत सारे बीजों से क्या लेना देना था कि जो वो रिकॉर्ड कर रहा था, जो भी वो उस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आ रहे थे उसका डाटा एनालिसिस सरल हो गया। दूसरी बात उसने क्या की कि अपने प्रयोगों को करते समय उसने क्या किया था, एक लक्षण को एक बार में क्रॉस कराया था। तीसरी बात कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वेयर अप्लाइड। एक नई चीज थी, उसने मटर से प्राप्त जो परिणाम थे उन परिणामों को विश्लेषित करने के लिए एक नई चीज इसमें डाली, और वो नई चीज थी सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। तो जो भी परिणाम आए थे उनको स्टैटिस्टिक्स की सहायता से, गणित की सहायता से, मैथमेटिक्स की सहायता से एनालाइज किया। और यही कारण था बच्चों कि मेंडल जो था उसकी दूरदर्शिता इन परिणामों में दिखाई देती, इन बिंदुओं में दिखाई देती है। यही कारण था कि मेंडल के प्रयोग सफल रहे। अब चलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें। इससे पहले एक छोटी सी बात और करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखें यहां पर। Why did Mendel selected only pea plant for his work? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? बहुत सारे पौधे थे, बहुत सारे एनिमल्स थे, उन पर क्रॉस करा था। हालांकि ये बात पिछली क्लास में मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार जरा ध्यान से देखेंगे यहां पर। इट वॉज अ फास्ट ग्रोइंग एनुअल प्लांट विद ए लार्ज नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग फैक्टर और अपोजिट ट्रेट। इस पौधे में एक ही वर्ष में फसल देने की कैपेसिटी थी। उससे क्या लाभ था? उससे लाभ यह था कि कम समय में जल्दी जल्दी परिणाम प्राप्त हो रहे थे, यह लाभ हुआ। दूसरी बात क्या थी कि मेंडल ने जिस पौधे को चुना वो मटर था और उसमें कई सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। हालांकि ये बात पिछली क्लास में हो चुकी थी और मैंने बताया था आपको, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि उसने क्या क्या लिया था। जैसे स्टेम हाइट ली थी, और स्टेम हाइट में दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, एक तो था लॉन्ग और दूसरा कैरेक्टर इसके साथ था डॉर्फ। ठीक, तो जो डॉर्फ कैरेक्टर इस तरीके से, या जैसे उसने मान लीजिए फ्लावर की पोजीशन ली, तो फ्लावर की पोजीशन में भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, कुछ एक्सियल थे और कुछ कैसे थे, टर्मिनल थे। कहने का मतलब ये था कि ऐसे ही 7 लक्षण थे जिसकी वजह से उसको एक लक्षण लेकर के क्रॉस कराना आसान हो गया। बात समझ पाए हमारी? इट कैन बी कन्वेंशनली सेल्फ पॉलिनेटेड और कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड इजिली। मटर के पौधे में ये जो प्रॉपर्टी थी ये बहुत बड़ी चीज थी कि कई बार क्या होता है कि जब हम किसी भी क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं या क्रॉस ब्रीड बनाते हैं तो आगे आने वाली जो संतानें होती हैं उनमें रिप्रोडक्शन गायब हो जाता है। जैसे घोड़े और गधे की संतान मूल या खच्चर होती है, तो घोड़ा और गधा दोनों में रिप्रोडक्शन पावर था, लेकिन आने वाले संतान मूल में ये चीज गायब हो गई। मटर में क्या था
कि मटर के पौधे में जब क्रॉस कराया गया तो उसके जो सीड थे उनसे जो नए प्लांट बने उनमें भी सेल्फ पॉलिनेशन कैपेसिटी थी। अर्थात मटर के पौधे चुनने का कारण यह था कि इसमें दोनों प्रकार से क्रॉस कराया जा सकता था। सेल्फ पॉलिनेशन भी हम करा सकते थे और क्रॉस पॉलिनेशन भी आसानी से हो सकता था। तीसरी बात करें हम, इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इन वेरी शॉर्ट टाइम। ये बात मैंने पहले भी बताई कि कम से कम समय में इससे हमें नए रिजल्ट प्राप्त हो रहे थे और आने वाले सीड फिर से जर्मिनेट होने की कैपेसिटी रखते थे और आगे नए बीज बनाने की क्षमता उनमें थी। तो ये 3 कारण अगर आप याद कर लेते हो तो बिल्कुल आपका इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। व्हाई डिड मेंडल सेलेक्ट ओनली पी प्लांट फॉर हिज वर्क? मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे की। देखो बच्चों, ये मत सोचो कि हेडिंग तो सर आपने मोनोहाइब्रिड डाली, क्या बात करने लगे। बेटा बीच में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर भी डिस्कशन बहुत जरूरी है। बार बार मैं आपको याद दिला दूं कि कहीं ना कहीं जब 12th के सिलेबस की बात होती है तो नीट के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं, किसी बोर्ड की भी बात करनी जरूरी होती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोर्ड अपियरिंग भी होते हैं, है ना। चलिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करें इससे पहले एक बात अच्छे से और समझ लें। क्या समझना है हमको? व्हाट इज ट्रू ब्रीडिंग प्लांट? पहले तो ये देखो, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का मतलब होता है शुद्ध वंशक्रम। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग शुद्ध वंश क्रम। अब ये शुद्ध वंश क्रम या ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है? एनसीईआरटी ने क्या लिखा? अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैज अंडरगॉन continuous self pollination, so stable trait inheritance and expression for several generations। चलिए इसको हमारे द्वारा समझो कि एनसीईआरटी यहां पर आपसे क्या कह रही है। एनसीईआरटी कह रही है कि जब एक ही प्रकार के, जैसे यहां पर हम ले लेते हैं कैपिटल टी और फिर यहां पर हमने एक लिया दूसरा कैपिटल टी, यानी ये क्या है? बोथ आर द प्योर टॉल प्लांट है, ये दोनों शुद्ध लंबे पौधे हैं। इनके बीच जब भी हम क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी आएंगे और कैपिटल टी जैसे ही पौधे प्राप्त हुए। अब जैसे बेटा ये F1 जनरेशन है, इसमें कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आया, इसमें कोई नहीं आया। देखो कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबे पौधों के साथ या प्योर टाल के साथ जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में कैसे आ रहे हैं? वही पौधे रिसेंबल लाइक द पेरेंट्स, जो आने वाले पौधे हैं वो अपने पैतृक पौधों के समान हैं। A true breeding line is one that had undergone continuously self pollination। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हमने कराया है, स्वपरागण कराया है। So stable trait inheritance and expression for several generation। पैतृक लक्षणों में आने वाली लक्षणों में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों ही प्रकार के लक्षण लगातार कई पीढ़ियों तक ऐसे ही आते हैं। और जब ऐसा हो तो ऐसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं शुद्ध वंशक्रम। जरा और देखिए इसको आगे। मान लीजिए ये F1 जनरेशन में जो प्लांट आए हैं, अब इन F1 जनरेशन में आए हुए पौधों को फिर से हम इस तरीके से आपस में क्रॉस करा दें। अब की बार इनका सेल्फ पॉलिनेशन हमने कराया और ये F1 के पेरेंट थे, तो F2 में फिर क्या आ गया? फिर कैपिटल टी आया। अब अगर फिर से हम FT इनके बीच कराते हैं F3 के लिए तो फिर भी यही आएगा। तो क्या है? स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। कितनी ही जनरेशन तक अगर किसी पौधे को लगातार या किसी लक्षण को बेस मान करके कितनी ही जनरेशन तक आपस में क्रॉस कराया जाए और हर बार वही परिणाम आए, कौन से? जो पेरेंटल कैरेक्टर थे वही बार बार एक्सप्रेशन हो रहा है, तो ऐसा पौधा या ऐसा कैरेक्टर जो भी एनिमल्स को एग्जाम्पल तो कोई भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर ब्रीडिंग लाइन बोलेंगे। या बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई फ्लक्चुएशन रिजल्ट में ना आए, हर बार वही पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस, तो इसे हम कहते हैं शुद्ध वंशक्रम। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये क्या है?
ये अशुद्ध नहीं, फिर उसको हम बोलते हैं संकर वंश क्रम या हाइब्रिड लाइन। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? एक प्योर लाइन और एक हाइब्रिड लाइन। प्योर लाइन में सारे कैरेक्टर स्टेबल रहेंगे, बार 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 वही कैरेक्टर आएंगे। और अगर हाइब्रिड लाइन है तो ये रिजल्ट फ्लैक्चुएट होके आएगा, फिर कैपिटल टी से कैपिटल टी पैदा नहीं होगा। चलिए, जिसका आप बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं उस बात पर अब फोकस करते हैं। फोकस करेंगे अब हम लोग। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा एक खास बात पर। खास बात क्या है कि इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन बराबर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहले तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, आप लिखा हुआ है व्हाट इज मीन बाय द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंगल जीन इनहेरिटेंस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या है, दोबारा से ध्यान दें। क्वेश्चन है एक संकरण से आप क्या समझते हैं? बात यह है, क्या समझते हैं? यह क्वेश्चन आपका बन गया। एक संकर संकरण से आप क्या समझते हैं? बेटा ये इसकी हिंदी है। दोनों बच्चों को बराबर, हमें हमारे लिए तो सारे स्टूडेंट्स बराबर होते हैं। अब बेचारा अगर वो हिंदी में पढ़ रहा तो उसका दोस्त थोड़ी है। और साइंस के लिए भाषा जरूरी नहीं, बात समझनी ज़्यादा जरूरी है। तो आप जिस लैंग्वेज के हैं उसमें हमारी बात को समझें और किताबें पढ़ें, वीडियो देखें, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन दिमाग में होना चाहिए कि व्हाट इज मीन्स बाय द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक संकर संकरण से आप क्या समझते हो? अथवा ऊपर क्या लिखा है, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन, एक जीन की वंशागति से आप क्या समझते हो? या मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ऐसे भी क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। डेफिनेशन में सर ने ये लिखा, राहुल सर कहते हैं कि व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टू पेरेंट्स डिफर इन सिंगल कैरेक्टर इज रिफर्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब किसी एक लक्षण को बेस मान करके, जब किसी एक लक्षण को बेस मान करके आपस में क्रॉस कराया जाता है तो इस प्रकार का क्रॉस क्या कहलाता है? इस प्रकार का क्रॉस बेटा कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण। दोबारा से बात को सुने। व्हेन ए क्रॉस इज मेड बिटवीन टू पेरेंट्स, जिसमें दो पेरेंट्स होने चाहिए, डिफर इन सिंगल कैरेक्टर इज रिफर्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर हुआ? देम टू जनरेट प्लांट ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, और इससे उत्पन्न होने वाली जो संतानें होती हैं वो हमेशा संकर होती है। इस पॉइंट पर ध्यान दें। दिस जनरेशन इज आल्सो कॉल्ड द फर्स्ट फीलियल प्रोजेनी और द F1 प्लांट। अब जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, इस बात को जरा क्रॉस की सहायता से भी समझ सकते हैं। क्रॉस की सहायता से समझिए। जैसे बेटा हम मान लेते हैं, यहां पर बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा कि कोई एक कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर है बेटा? स्टेम हाइट। कोई कैरेक्टर यहां पर है स्टेम हाइट। ये स्टेम हाइट पौधे की लंबाई एक कैरेक्टर है। यहां पर हमने क्या किया, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, कैपिटल टी और यहां पर हमने लिया स्मॉल टी। इस तरीके से दोनों के बीच हम जब क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी आता है। क्लियर हुआ? क्या था कि जब किसी एक लक्षण को बेस मान करके, तो लक्षण क्या यहां पर है? स्टेम हाइट। आपस में दो पौधों के बीच क्रॉस कराया। दो पौधे कौन? ये एक और दूसरा, ये दो पौधों के बीच क्रॉस कराया, तो इसे क्या कहा गया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहां पर जो ये आया, ये क्या है? ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में पौधे कैसे आए हैं? हाइब्रिड लाइन आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि अगर ऐसे पौधे आते हैं जिनमें कोई फ्लैक्चुएशन ना हो तो वो प्योर लाइन होते। ये कैसे हैं? अगर इनका नाम आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे? इसका नाम क्या होगा? हाइब्रिड टाल प्लांट्स। क्या इनका नाम हो जाएगा? हाइब्रिड टाल प्लांट्स। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए अब हम लोग इसको बाई क्रॉस देखते हैं। एनसीईआरटी ने एक छोटा सा यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है, आपके सामने दिख रहा होगा। हम अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी बुक अगर देख रहे हो
या देखेंगे बाद में। बेटा यहाँ पर एक और डायग्राम बना हुआ है, वो आपके सामने ये देखिए। ये डायग्राम जब आप देखेंगे एनसीईआरटी का, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि एक कैंची यहाँ पर दिख रही है आपको, और कैंची से फूल में कुछ किया जा रहा है, फ्लावर में कुछ किया जा रहा है। देखो सबसे पहले तो आप देखो इसको बड़े ध्यान से, यहाँ पर क्या दिखाया गया, एक फ्लावर ये दिखाया गया, फिर एक फ्लावर ये दिखाया गया, फिर एक फ्लावर ये दिखाया गया, और फिर ये दिखाया गया F1 जनरेशन, यानी 1 2 3 और 4। पहले तो इनको समझो, ये चित्र में एनसीईआरटी बुक हमसे कहना क्या चाहती है। बेटा यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक हमसे कहना चाह रही है कि इस कैंची का प्रयोग क्या हो रहा है। देखो जिस फ्लावर को हमें मादा बनाना होता है, जिससे हमें फीमेल बनाना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फ्लावर में पॉलिनेशन से पहले कैंची की सहायता से उसके क्या कर देते हैं हम लोग, एंथर को रिमूव कर देते हैं। तो ये हो क्या रहा है, ये हो रहा है बेटा रिमूवल ऑफ एंथर। क्या हो रहा है, उसको हम क्या करते हैं, इसके एंथर को काट करके निकाल देते हैं। एंथर जानते हो ना, नर जननांगों को काट करके निकाल दिया जाता है, राइट। एक बोर्ड में फिर क्वेश्चन आता है कि विपुंसन या इमैस्कुलेशन से आप क्या समझते हैं। विपुंसन या इमैस्कुलेशन से आप क्या समझते हैं। तो पॉलिनेशन से पहले किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को रिमूव करने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं इमैस्कुलेशन। क्या कहते हैं इसको, इमैस्कुलेशन, या हिंदी में इसको कहते हैं विपुंसन। इसे क्या कहते हैं बेटा, हम विपुंसन कहते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर जो सेकंड नंबर पे प्लांट दिखाया गया है, ठीक है, तो जो सेकंड नंबर पर प्लांट दिखाया गया इसका नाम है, ये जो आप देख रहे हो, ये 2 नंबर जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये 2 नंबर प्लांट जो है ये क्या है, ये मेल पेरेंट्स है। ये क्या है, ये मेल पेरेंट्स है, राइट। अब यही वाला ये क्या है, ये जो 3 नंबर आपको दिख रहा है ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी फीमेल है, क्योंकि ये इमैस्कुलेटेड फीमेल है। यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश की गई कि ये इमैस्कुलेटेड फीमेल है। अब देखो इन दोनों के बीच क्रॉस कराया गया, इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया गया, ये देखिए अब चूंकि इसमें ह्यूमन इन्वॉल्व हो गया है, तो ये क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन नहीं है, इनके बीच क्या कराया गया, क्रॉस कराया गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। इनके बीच हमने क्या करा दिया, क्रॉस पॉलिनेशन। और ये जो मटर की फली आपको दिख रही है ये क्या है, ये F1 जनरेशन है, ठीक है। तो इस फिगर का मतलब आप समझ गए कि एनसीईआरटी में ये फिगर क्यों बना हुआ। चलिए वापस लौटते हैं जहां पर हम मोनोहाइब्रिड की बात कर रहे थे। तो मोनोहाइब्रिड में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि मोनोहाइब्रिड वो घटना है जिसके अंतर्गत हम किसी एक कैरेक्टर को लेकर के जब 2 पेरेंट्स के बीच आपस में क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराने के बाद F1 संतानें जो होती हैं वो हमेशा हाइब्रिड होती हैं। ये आप दोबारा से इसको क्रॉस करते हुए देखेंगे। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये क्या है, ये बेटा है पैतृक पीढ़ी या पेरेंटल जनरेशन। ये क्या है, ये ऊपर जो आपको दिख रहा है सबसे पहले ये है पैतृक पीढ़ी, या इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंटल जनरेशन। अब इसमें से एक को हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये लौंग है, ये लौंग है, लौंग आपको दिख ही रहा है। एक लंबे पौधे का क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं, डॉर्फ प्लांट के साथ करा रहे हैं। ये डॉर्फ प्लांट के साथ हमने यहाँ पर इसको क्रॉस कराया। तो जब एक लंबे पौधे का क्रॉस एक बौने पौधे के साथ कराया जाता, अब देखो यहाँ पर 2-2 टी लिखे थे। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देख रहे हो ना, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 टी लिखे हुए, इस जगह पर ये 2 टी लिखे। अगर बहुत क्लियर नहीं हो रहा तो मैं लिख देता हूँ कि ये जो था यहाँ पर 2 टी इस तरीके से ऐसे लिखे हुए, यहाँ पर 2 स्मॉल टी लिखे हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लॉन्ग हो गया, और ये कैसा हो गया, डॉर्फ हो गया। फिर इस गोले के अंदर जो लिखा है वहां पर केवल सिंगल टी लिखा है और यहाँ पर एक स्मॉल टी लिखा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये डिप्लॉयड प्लांट, ये जो आप देख रहे हो ना,
ये क्या है, ये 2n है यानी डिप्लॉयड है, और ये भी 2n है, ये भी 2n है। अब इनके बीच हुआ मियोसिस, और मियोसिस के थ्रू या गैमेटोजेनेसिस के थ्रू या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और ऊजेनेसिस के थ्रू इनसे बने क्या, हैप्लॉइड गैमेट्स। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये n है, और n का मतलब क्या होता है बेटा, n का मतलब होता है गैमेट्स। इस तरीके से ही अब इन गैमेट्स को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, तो ये जो जनरेशन अब आई आपकी, ये वाली, ये जनरेशन कैसी है, ये जनरेशन है हमारी कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैसी है बेटा, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी F1 जनरेशन में जो आए, मैंने पहले क्या कहा था अभी कि F1 जनरेशन में आने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइब्रिड होते हैं। कैसे होते हैं, हाइब्रिड होते हैं, और साथ ही साथ कैसे होते हैं, टाल होते हैं। क्लियर हो गया, हाइब्रिड भी आए और टाल भी आए। अब इसके बाद ये पुनेट स्क्वायर बना है। हमेशा यहाँ पर ये एग आप देख रहे हो, एग लिखा हुआ है, और इधर जो है ये मेल गैमेट्स हैं, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पोलन ग्रेन्स है। ये पोलन ग्रेन्स यहाँ पर ऐसे दिखाए गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात देखो, इनके बीच जब क्रॉस कराया गया, किसके लिए, F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्या आएगा, F2 जनरेशन को जब क्रॉस कराया जाएगा तो बेटा इसका क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी आ जाएगा, इसका और इसका जब क्रॉस कराओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, फिर यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा स्मॉल टी, ठीक है, ये स्मॉल टी। तो अब बात वही आ गई, क्या बात आ गई कि जब हमने ऐसा किया तो F1 जनरेशन में, अब जरा पूरे डायग्राम को एक साथ देखिए, जब हम F1 जनरेशन में, दोबारा से बोर्ड पे देखें एक बार फिर से, कि एक लंबे पौधे का क्रॉस जब हम एक छोटे पौधे के साथ कराते हैं तो दोनों पहले इनिशियली क्या थे, ये डिप्लॉयड थे कि नहीं थे। फिर क्या हुआ, मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ये गैमेट्स बना लिए। अब इनके बीच जब आपस में क्रॉस कराया गया तो सारी की सारी संतानें, यहाँ भी 4 बन रही हैं, और चारों संतानें कैसी हैं, रिसेंबल टू हिज पेरेंट, किसी एक पेरेंट के समान होंगी, या तो इसके या इसके। तो किसके समान है, लंबे पौधे के। तो यहाँ पर F1 में आने वाली जो संतानें वो कैसी हैं, सभी की सभी ऑल हाइब्रिड टाल प्लांट। क्लियर हो गया। अब F1 पीढ़ी में आए हुए पौधों को जब पुनः F2 पीढ़ी प्राप्त कराने के लिए आपस में क्रॉस कराया जाता है तो कैसे दिख रहे हैं, 3 लंबे दिख रहे हैं। यहाँ पर लंबे कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पर बेटा 3 लंबे दिख रहे हैं। एक, आप देखिए यहाँ पर 3 लंबे आपको दिख रहे हैं, कौन कौन, एक तो बेटा कैपिटल टी भी लॉन्ग है, और 2 यहाँ पर आए कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 2 आए, ये 1 आया, और एक आखिरी वाला कैसा आया, स्मॉल टी आया यहाँ पर, ऐसे इस तरीके से आया कि नहीं आया, बोलो। तो जब ये ऐसा आया तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें कितने, 3 तो बेटा लॉन्ग मिल गए, 3 यहाँ पर लॉन्ग मिले, और एक कैसा मिला, एक यहाँ पर डॉर्फ मिला। तो अगर इसका फिनोटाइप रेशियो पूछा जाए तो क्या आएगा, फिनोटाइप रेशियो इसका आएगा 3:1, ठीक है, क्या आया, 3:1 आया। अब जरा इस बॉक्स को भी देख लें, यहां पर लिखा हुआ T बराबर टाल प्लांट, स्मॉल टी बराबर शॉर्ट प्लांट। और अगर जीनोटाइप फिनोटाइप की बात की जाए तो जीनोटाइप कैसा है, 3:, यहां पर जीनोटाइप कैसा है, 3:1, ठीक है। और अगर फिनोटाइप की बात की जाए तो 1:2:1, ये फिनोटाइप आएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, और ये आएगा जीनोटाइप मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो जहां तक मेरा मानना था कि आपको अब तक मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, इस पूरी बात को थोड़ा सा समराइज करते हैं। ही मेड similar observation for the other pair of traits and found
that the F1 always resemble to dominant plant. मेंडल ने तमाम सारे कैरेक्टर्स को, जो 7 कैरेक्टर थे मटर में उन सभी कैरेक्टर्स को आपस में क्रॉस कराया, तो हर बार यही पाया कि केवल पैतृक पीढ़ी का एक ही लक्षण पुत्री पीढ़ी में दिखाई दिया, और जो दिखाई दिया वो क्या था, वो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर था। क्लियर हुआ? पहली बात समझ में आई। दूसरी बात मेंडल ने क्या समझी, and that the trait of other parents was not seen in them. एक ही आया, दूसरा कैरेक्टर दिखाई नहीं दिया। जो भी आए, चाहे वो हाइट को लेके क्रॉस करे, फ्लावर की पोजीशन को लेकर के क्रॉस कराया उसने, या उसने पॉट के कलर को लिया, पॉट के शेप को लिया, या उसने क्या लिया, सीड के शेप को लिया कि गोल झुर्रीदार, तो हर बार क्या आया, गोल ही आया। तो दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स ही F1 जनरेशन में दिखाई दिया, और जो F1 में दिखाई दिया उसे मेंडल ने क्या कहा, प्रभावी कहा, उसे डोमिनेंट कहा। मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट वेयर टॉल लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट, नॉन वेयर टॉल। बात वही है कि मेंडल ने जब भी क्रॉस कराया, यहां पर चूंकि टॉल का एग्जांपल हमने लिया इसलिए टॉल लिख दिया, तो कोई भी एक ही पेरेंट्स की तरह F1 में आएगा, और F2 में वो सेग्रीगेट हो जाएगा। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते चलते एक बात और यहां पर समझ लें, जो मैं अभी समझा रहा था थोड़ी देर पहले आपको, ये जीनोटाइप फिनोटाइप वाली बात जो हो रही थी। The proportion of probability of plant obtained in F2 generation is 1/4 dot and 3/4 tar. इसका क्या मतलब? इसका मतलब बहुत साफ है कि मेंडल ने, देखो यहां पर ध्यान से देखना, मैं दोबारा बता रहा हूं कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराया गया, तो F1 में आने वाली सभी संतानें कैपिटल टी स्मॉल टी थी। दिख गया? अब जब स्मॉल टी यानी F1 के बीच जब दोबारा इस कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया गया, तो यहां पर जो परिणाम थे वो ये थे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये एक डॉर्फ, तो ये क्या हो गया, और 3 ये लॉन्ग थे। तो यहां पर जो ये बात लिखी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले, क्या लिखी हुई ये बात यहां पर कि 1/4 डॉर्फ, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कि जो लास्ट में आया वो चौथा हिस्सा है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया बेटा 1/4। कैसा है, स्मॉल टी। ठीक, दूसरा क्या लिखा, 3/4 ये लिखा, तो 3/4 कौन है, 3 यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 कैसे हैं, लॉन्ग है, 4 में से 3 लॉन्ग है, तो 3/4 क्या हो गया, ये लॉन्ग हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें that means all the offspring were either tall or drop, none were off in between height. या तो लंबा आया या छोटा आया, कभी भी यहां पर कोई इंटरमीडिएट नहीं था। ये मेंटल ने देखा, इसको आप इंटरमीडिएट साइज मत समझो, ये क्या है, ये भी लंबे हैं, क्योंकि यहां पर आपको जीन दिख रहे हैं। अगर मैं पौधे बना के बनाता तो आपको तो लंबा ही दिखता है ना। तो समझ में आ गई पूरी बात। उम्मीद करते हैं कि आप इससे पूरा लाभ उठाएंगे, बोर्ड से लेकर नीट तक। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। बाय बाय बच्चों।